जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैक बोर्ड 21-22 के लिए क्लास 10th का सोशल साइंस का सेकंड टर्म में जो सेट 4 है उसका हम लोग कंप्लीट आंसर करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल या फिर इंफॉर्मेटिव हो तो अंत में लाइक और शेयर करते हुए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और आज आप लोगों को सेट 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। और चूंकि आप लोगों का जो एग्जाम है बहुत कम समय बचा हुआ है, आप लोग मेहनत पे लगे रहिए। दोस्तों, यह तपस्या जो आप लोग सभी बच्चे कर रहे हैं, इस तपस्या में हम एक छोटी सी कड़ी बनकर आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को 5 प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? देख रहे हैं, आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? बहुत ही सरल सटीक जवाब देना है आप लोगों को। उत्तर है आयात शुल्क किसी देश के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उत्पादों या सेवाओं के आयात पर एकत्र किए गए कर को कहा जाता है। आयात शुल्क किसी देश के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उत्पादों या सेवाओं के आयात पर एकत्र किए गए कर को कहा जाता है। किसी उत्पाद का मूल्य आमतौर पर आयात शुल्क को अंतिम रूप देता है। यह है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई थी? भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई थी? इसका जवाब आप लोग को लिखना है एक लाइन में। भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में भारतीय व्यापारी नाना कासव भाई के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, इसका जवाब लिखिएगा। क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम बताइए। झूम खेती, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका जवाब देना है। भारत में झूम की खेती किए जाने वाले 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है। चौथा प्रश्न, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? ठीक है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, भारत में बहुदलीय प्रणाली है जहां कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रांतीय दल हैं। क्षेत्रीय या प्रांतीय दोनों में एक लिखना है, ठीक है। एक क्षेत्रीय दल बहुमत प्राप्त कर सकता है और किसी विशेष राज्य प्रशासन भी कर सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो जरूर दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं? उत्तर है लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ खुलापन, सूचना का आदान प्रदान से है। किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बुनियादी मूल्य है। सरकार हो या नौकरशाह, राजनीतिक पार्टियां हो या गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, सभी से आशा की जाती है कि वे लोगों के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी होंगे। तो ये हो गया 5 का जवाब। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या है। मुद्रा के कोई 2 कार्यों को लिखें। क्या लिखा है? मुद्रा के कोई 2 कार्यों को लिखें। इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, मुद्रा के 2 मुख्य कार्य निम्न है। पहला विनिमय का माध्यम, दूसरा वस्तु के मूल्य का मापक। तो ये 2 कार्य मुद्रा के हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है? उसका उत्तर लिखिएगा, व्यापार अवरोधक का आशय अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध से है। यह मुख्यतः आयात पर प्रतिबंध लगाने से होता है, जैसे आयात पर कर लगाना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब है। इस तरह से हम लोग 7 प्रश्नों का जवाब दे दिए हैं, मगर आप 7 प्रश्न में केवल 5 प्रश्न को ही परीक्षा में लिखना है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों पे उत्तर देना है। ठीक है, इसमें आप लोगों के भी 7 प्रश्न दिए रहेंगे, मगर आप लोगों को 5 प्रश्न के जवाब दिए हैं। इस वीडियो में हम 7 प्रश्न का जवाब दिए हैं आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं क्या है। हाथ से बने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। देख रहे हैं आप लोग, क्या है इसका उत्तर? हाथ से बुने हुए वस्त्र की प्रमुख 2 विशेषताएं हैं। पहला, हाथ से बुने हुए वस्त्र पर हम विशेष व बारीक डिजाइन दे सकते हैं जो मशीन से संभव नहीं होता है। दूसरा है, हाथ से बने वस्त्र या सभी टिकाऊ होते हैं जो जल्दी नहीं फटते। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया गया था। संक्षेप में
वर्णन करिए। इसका जवाब क्या है, देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित होने के बाद कपड़ा व्यापार में प्रतिस्पर्धा समाप्त करने, लागतों पर अंकुश रखने, कपास व रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने, बुनकरों पर नजर रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिया गया, जिसे गुमास्ता कहा जाता था। गुमास्तों बुनकरों को पेशगी देने लगे ताकि बुनकर कच्चा माल खरीद सके, परंतु जो बुनकर पेशगी स्वीकार करते थे उन्हें अपना निर्मित माल गुमास्तों को ही बेचना पड़ता था, उसे वह किसी प्रकार और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो इसका जवाब क्या है, खनिज हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों से है। देखिए क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग लिखिएगा। पॉइंट 1 में है, सीमित मात्रा में खनिज संसाधन भूगर्भ में सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अर्थात खनिजों के भंडार सीमित हैं। असमान वितरण, भारत में खनिजों का वितरण असमान है। छोटा नागपुर के पठार जहां खनिजों से भरे हुए हैं, वह मैदानी क्षेत्र खनिज विहीन है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, खनिजों के निर्माण लाखों साल में, भूगर्भ में खनिजों के बनने में लाखों साल लग जाते हैं। उपरोक्त कारणों से खनिजों का संरक्षण आवश्यक है ताकि खनिजों का उपयोग अपने लिए तथा भावी पीढ़ी के लिए कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करें। उत्तर है इसका, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। ये निम्न कार्य हैं। पहला, जनमत तैयार करना। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल ही जनमत तैयार करते हैं, क्योंकि साधारण जनता को तो देश की समस्याओं का ज्ञान नहीं होता। दूसरा, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। लोकतंत्र में राजनीतिक दल लोगों में राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा है, जनता तथा सरकार के बीच कड़ी का कार्य। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। जिस दल की सरकार होती है वह जनता में सरकार की नीतियां इस प्रकार प्रचार करते हैं। इसके अलावा चुनाव लड़ना एवं सरकार बनाना, सरकार की आलोचना करना, राजनीतिक नेताओं की भर्ती एवं चयन, समाज का एकीकरण, सार्वजनिक निर्माण में जनता का नेतृत्व जैसे कार्यों भी राजनीतिक दल करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? इसका जवाब आप लोग लिखिएगा। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। खासकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अनभिज्ञ रहता है। नागरिकों को शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विकास के लिए जरूरी है। खासकर महिलाओं को शिक्षित करना और भी आवश्यक है। किसी भी देश की महिला या पुरुष अशिक्षित रहेंगे तो लोकतंत्र का विकास संभव नहीं होगा, क्योंकि शिक्षित नागरिक ही लोकतंत्र में अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं। शिक्षित नागरिक ही अपने अधिकार और कर्तव्यों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। देखिए क्या है इसका जवाब। ऋण लेने वाले व्यक्ति के साथ बैंक ऋण के कई शर्त रखता है जो निम्न प्रकार हैं। क्या? समर्थक ऋणाधार। कर्जदाता ऋण लेने वाले व्यक्ति से भूमि, इमारत, गाड़ी, बैंक में जमा पूंजी इत्यादि के कागजात जमा करने के लिए कहता है। इसे ही समर्थक ऋणाधार कहते हैं। दूसरा है आवश्यक कागजात। आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे कागजात भी कर्जदार से बैंक मांग करता है। तीसरा है ब्याज दर। बैंक द्वारा हर ऋण समझौते पर ब्याज दर फिक्स कर दी जाती है। कर्ज लेने वाला व्यक्ति किसी भी उसी ब्याज दर पर ऋण चुकता करने को विवश हो जाता है। चौथा है भुगतान के तरीके। बैंक कर्जदार को कर्ज देने से पहले भुगतान के तरीके से संबंधित शर्त रखता है, जैसे मासिक भुगतान करना इत्यादि। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। उत्तर है, विश्व स्तर पर व्यापार सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई थी। इसके स्थापना के पीछे कई उद्देश्य हैं। यहाँ प्रमुख 2 उद्देश्यों को लिखा जा रहा है। पहला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। विश्व व्यापार संगठन के आने से एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना आसान हुआ है।
वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान अब बिना बाधा के हो रहा है। दूसरा है जीवन स्तर में वृद्धि करना। विश्व व्यापार संगठन के जरिए उत्पादित वस्तुओं के क्रय विक्रय से उत्पादक को सही मूल्य एवं उपभोक्ता को सही सामान मिलता है, जिससे जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आप लोगों को 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 का पहले देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करें। ठीक है, इसका उत्तर क्या है देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का व्यापक प्रभाव पड़ा। क्या? लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं। 1929 की आर्थिक महामंदी के कारण पहले से ही बदतर भारतीय अर्थव्यवस्था की हालात और बुरी हो गई। दूसरा, 1929 से 1934 के बीच आयात निर्यात घटकर आधे से रह गए थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कीमतें गिरने से इस बीच गेहूं की कीमतें आधी हो गई। तीसरा पॉइंट है किसान और काश्तकार को भारी हानि उठानी पड़ी, क्योंकि कम निर्यात के कारण कच्चे माल के दाम गिर गए थे। चौथा पॉइंट है किसान और काश्तकार भारी कर्ज के बोझ के तले दब गए, घर में रखे गहने जेवर बिक गए। पांचवा पॉइंट है उधर सरकार ने लगान वसूलने में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। और अंतिम पॉइंट है दूसरी ओर शहरी भारतीय वर्ग इस महामंदी से अधिक प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए उनके पास काफी पैसा था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा और आजादी बनी रहती है, कैसे? इसका जवाब देखिए। तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा आजादी बनी रहती है। इसे निम्न रूप से देखा जा सकता है। पहला, लोकतंत्र सम्मान एवं स्वतंत्रता की भावना को जन्म देती है, जबकि एक तानाशाही शासन में लोगों के सम्मान एवं स्वतंत्रता की भावना नहीं रहती। दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जबकि तानाशाही शासन में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तीसरा है लोकतंत्र में वैध चुनी हुई सरकार होती है, जबकि तानाशाही शासन में ऐसा नहीं होता। चौथा है लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, जबकि तानाशाही शासन में भेदभाव देखा जाता है। पांचवा पॉइंट है लोकतंत्र में महिलाओं को भी पुरुषों का समान अधिकार प्रदान किए हैं, जबकि तानाशाही शासन में ऐसा नहीं होता है। छठा पॉइंट है लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों को मत देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है, जबकि तानाशाही शासन में ऐसा नहीं होता है। आगे देख लेते हैं लोकतंत्र में नागरिकों की स्थिति बेहतर होती है, जबकि तानाशाही शासन में नागरिकों की स्थिति बदतर होती है। अगला देखते हैं लोकतंत्र में नीति एवं निर्णय खुली बहस होती है, जबकि तानाशाही शासन में ऐसा नहीं होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। व्यापार और विदेशी नीति का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक है? तो इसका जवाब देख लीजिए। व्यापार और विदेशी नीति का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में निम्न प्रकार से सहायता पहुंचाई है। एक पॉइंट में पॉइंट बना के लिखना है। एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं एवं सेवाओं का आवागमन सरल हो गया है। दूसरा पॉइंट है विदेशी निवेश में वृद्धि से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। तीसरा है नई उन्नत प्रौद्योगिकी का आवागमन से गुणवत्ता में सुधार हुआ है। चौथा है बेहतर आय, बेहतर रोजगार या बेहतर शिक्षा की खोज में विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन शुरू हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। इसका उत्तर है भारतीय कृषि में वैश्वीकरण का निम्न प्रभाव पड़ा है। पहला, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रति हेक्टेयर अधिक उपज देने के लिए विभिन्न फसलों को अनुवांशिकीय रूप से सुधारा जा रहा है। दूसरा है देश के भीतर ही कृषि उत्पादों के लिए आवंटित एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की रचना की जा रही है। इसके लिए अवसंरचना के संगठन जाल जैसे सड़क, बिजली, सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। किसानों और व्यापारियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे उन्नत तकनीक का प्रयोग कर सकें। आगे है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकारी नियंत्रण कम हुआ है तथा आयात और निर्यात संबंधी नीतियों में उदारता आई है। HYV बीजों, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग, कृषि का यंत्रीकरण से फसल उत्पादकता बढ़ी है। कृषकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह है क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब। सेट के अंतिम प्रश्न 19 पर हैं। इसका जवाब देने के बाद यह वीडियो को हम खत्म करेंगे। उससे पहले दोस्तों 10th के हमारे जितने भी बच्चे हैं संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म में वीडियो को लगातार हम उपलब्ध करा रहे हैं, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए और दोस्तों को शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। दिए गए मानचित्र के आधार पर 5 प्रश्नों 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है
और यहाँ दे रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन क्षेत्र कौन कौन होता है। तो लिखा है भारत के 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन? 1 नंबर है आपका उत्तर प्रदेश, 2 में है पंजाब, तीसरा में है हरियाणा, चौथा में है मध्य प्रदेश और 5वां में है बिहार। तो इस तरह से आपने देखा कि हम 1 से लेकर 19 तक सारे प्रश्नों का जवाब दे चुके हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों को शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा इस वादे के साथ कि मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।